जिसमें सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड प्लांट की बात आती है और वो टेक्निकल रेगुलेशन से पर्टेन करते हैं. Now what happened with the sanitary and phytosanitary measures? Now there are two agreements basically. One is known as AOA, Agreement on Agriculture, and the other one is known as Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures. Now what happened was in Uruguay round that the non-specific or non-tariff barriers on agriculture were being eliminated, tariffs were being reduced. And there was a concept that if the developed countries or the major economies of the world, they were doing away with the the non-tariff barriers and they were reducing the tariffs, so there was a fear that those countries would go in for high sanitary and phytosanitary measures or product standards to protect their domestic industry. Now this is what the law says. But what is in fact going to happen? क्या ये वाकई ही हेल्थ को और प्लांट को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा, या एज अ प्रोटेक्शन जिस तरह टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड में था, या ये भी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होगा? दैट हैज़ टू बी सीन एंड डिसाइडेड. Sanitary and phytosanitary, we will come to that. And the concern provided a major driving force which basically led to the negotiations to have a law, to have a discipline, to have a procedure which could restrict the countries to go for such measures which could be used in the guise to protect their domestic industry or sector. एक्स्ट्रा एग्रीमेंट्स हैं वो भी डीबीटी के अंदर डिफरेंट किस्म के हैं या एक ही एग्रीमेंट के अंदर सारा काम हो जाएगा? से दैट अगेन. ये जो सब लास्ट हमने पढ़ा है टेक्निकल नॉन टैरिफ बेस के अंदर जो टेक्निकल बैरियर्स, उसका कोई एक ही एग्रीमेंट है जिसके अंदर सारा कुछ ये आपने? ये भी एक ही एग्रीमेंट है, ये भी एक ही एग्रीमेंट है, लेकिन ये चूंकि एग्रीकल्चर से पर्टेन करता है इसलिए इसको जो WTO में बॉडी है, आप आगे चल के देखेंगे, वो एक ही बॉडी है, एक ही कमेटी है जो SPS को भी डील करती है और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को भी डील करती है. लेकिन दे आर टू सेपरेट थिंग्स. उसका डिसिप्लिन और है, इसका डिसिप्लिन और है. सिर्फ फ़र्क ये है कि उस एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ये कहता था कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर से नॉन टैरिफ मेजर्स को हटाएं, आप उस सेक्टर को ओपन अप करें. ओपन अप कैसे करेंगे? आप बैरियर्स, इंपोर्ट ट्रेड बैरियर्स हटाएंगे, या आप टैरिफ्स रिड्यूस करेंगे, या आप मार्केट एक्सेस देंगे, या आप सब्सिडीज़ कम करेंगे. इसी तरह एक सेक्टर को ओपन करते हैं. जब उस सेक्टर को आप ओपन करेंगे तो किस चीज़ का ख़तरा होगा? गुड्स विल कम इन. अब जब गुड्स विल कम इन तो आप 3-4 मेजर्स ले सकते हैं. आप एंटी डंपिंग ले सकते हैं अगर वो टैरिफ रिलेटेड आप मेजर लेना चाहते हैं, या एंटी डंपिंग लगा सकते हैं, सब्सिडी लगा सकते हैं, या आप उसके ऊपर सेफ गार्ड मेजर्स ले सकते हैं. और अगर वो टैरिफ रिलेटेड, प्राइस रिलेटेड नहीं है, सिर्फ फ्लो रिलेटेड है, और आपने मार्केट को टैरिफ्स को रिड्यूस करके बाइंड भी कर दिया और आप डेवलप्ड कंट्री और बढ़ा भी नहीं सकते, तो व्हाट इज़ द ऑप्शन लेफ्ट? Probably the option left is to have some regulation कि जिसमें आप कह सकें कि भाई ये तो this will affect our human health, this is going to affect our plant health, and this is going to affect our animal health, so we will not import. तो क्या चीज़ बेहतर होगी? वो इतने बड़े ज़्यादा लॉज जिनको आप इन्वेस्टिगेट करें, उनको प्रोपोगेट करें, पैनल में जाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा, या यू सिंपली पुट impose a condition by saying कि this product is injurious to our human, to our animals or to our plants, और इसमें अनलिमिटेड प्रोटेक्शन है, although the law says differently. Yes, it has to be justified. लेकिन जस्टिफाई करने में कितनी देर लगती है जी? देखिए अब अभी एग्जांपल्स जब देखेंगे फिर we'll try to discuss it. So this agreement, SPS and agreement on agriculture goes complementary, parallel to each other, and in fact, as I said, the same division in the WTO, which is the agriculture and commodity division, यही कमेटी एग्रीकल्चर के एग्रीमेंट को भी डील करती है और यही कमेटी या यही ऑर्गेनाइजेशन SPS को भी डील करती है. Although they are separate in designs, they are two different things.
ये सारे नोट्स तो आपको मिले होंगे ना जी. पीपल आर राइटिंग एवरीथिंग बट दे आर एवरीथिंग इज इन द नोट्स. सो आई वुड लाइक यू टू कंसंट्रेट ऑन द बोर्ड. Now, what is agreement on agriculture? If they are moving side by side, if they are two parallel things, let's see what they are. Number one, agreement on agriculture is a rules-based commitment. How it's a commitment? It's a binding. इसलिए कमिटमेंट है, आपने किया, आपने टैरिफ रिड्यूस किया है और उसको बाइंड किया है. सो एग्रीकल्चर का जो एग्रीमेंट है दैट सेज कि यू हैव कमिटेड सम कंसेशंस, सो यू हैव some commitments to be made and which are to be honored. Number two, specific quantitative commitments to reduce protection and support over a well-defined implementation period. Now there are 2-3 things in it. Number one, it's a rule-based commitment. Number two, it's the main thing is that you have, by reducing tariffs and binding them, you have again made a commitment and over a well-defined period कि फलां साल में इतनी रिडक्शन होगी, फलां साल में इतनी रिडक्शन होगी और वो ऑटोमेटिकली बाइंड होता चला जाएगा. Now what is SPS? Does not impose any quantitative and legally binding schedules for concessions. जिस तरह से एग्रीकल्चर के तहत है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है. Number two, it is a set of rules. Number one, it principles and benchmarks for WTO members countries to ensure, among other things, the sanitary and phytosanitary trade measures are justified and do not constitute disguised restrictions on international protection. Now this is a very important thing to be remembered. Number one, it's a set of rules. Number two, it lays principles and benchmarks amongst other things on account of sanitary and phytosanitary measures, and above all it says that do not constitute disguised restrictions. Now what are disguised restrictions? कि आप on the face of it कह रहे हैं कि this is necessary for our human health, for plant or animal, but बीच में से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. So this is the difference between the two. Now we'll go for a break. SPS is like a No, not yet. Let me finish it.